पढ़ते हैं 10.2 एनर्जी। एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो शुरुआत में लिखा था कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वर्क और एनर्जी का एक दूसरे से रिलेशन है। अब क्या है ये हम इसमें पढ़ लेते हैं। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। एनर्जी के बिना तो लाइफ है ही नहीं। हर चीज में एनर्जी चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। द डिमांड फॉर एनर्जी इज एवर इंक्रीजिंग। और एनर्जी की डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि बहुत सारी मशीनें बन रही हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एक्टिविटी डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम। फिर ये जो एनर्जी है ना वो कहाँ से मिलेगी। द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी टू अस। सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें सन से। सन जो है बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेचुरल सोर्स नेचर ने बनाया ना, सन को नेचर ने बनाया है, किसी मनुष्य ने थोड़ी बनाया है। तो सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। हमारे बहुत सारे एनर्जी के जो सोर्सेज है ना वो सन से ही बनते हैं। देखिए जो हम खाना खाते हैं वो प्लांट से मिलता है, और प्लांट्स जो है वो खाना कैसे बनाते हैं, सोलर लाइट का यूज करके। तो मैनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सन। वी कैन ऑल्सो गेट एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लाई ऑफ एटम्स, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स। देखिए हम जो है हम भी एटम्स जो होते हैं, एटम्स उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द टाइड्स, हम ज्वारभाटा से या जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियस से हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। कैन यू थिंक द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के और भी सोर्सेज हो सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं एनर्जी के और भी सोर्सेज होते हैं। तो यहाँ से एक्टिविटी 10.5 से पढ़ते हैं। अ फ्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर लिस्टेड अबव। कुछ एनर्जी के सोर्सेज तो ऊपर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सन दे रखा है, न्यूक्लाई ऑफ एटम्स और इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड टाइड्स। ये तो एनर्जी के सोर्सेज हैं। इनके अलावा भी इनकी लिस्ट बनानी है। देयर आर मैनी अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनकी भी लिस्ट बनानी है। डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स, और स्मॉल ग्रुप्स में डिस्कस करना है कि किस तरह से सर्टेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर ड्यू टू सन, कि सन से किस तरह से एनर्जी मिलती है। आर देयर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर नॉट ड्यू टू सन। क्या कुछ ऐसे एनर्जी के सोर्सेज भी हैं जिनको सन से एनर्जी नहीं मिलती है, या फिर सन के बिना ही वो एनर्जी देते हैं। क्या ऐसे सोर्सेज भी हैं। द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड। तो इसका आंसर हम आगे देखते हैं। इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा। द वर्ड एनर्जी इज वेरी ऑफन यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। एनर्जी का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। बट इन साइंस, लेकिन साइंस में वी गिव इट डेफिनेट एंड प्रिसाइज मीनिंग। लेकिन साइंस में हम इसे एक बिल्कुल डेफिनेट और एकदम बिल्कुल सही मीनिंग देते हैं। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फिर व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्टेशनरी विकेट। फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट करती है, द विकेट्स आर थ्रोन अवे। तो विकेट्स जो है ना वो दूर गिर जाती हैं। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू सर्टेन हाइट गेट्स कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इसी तरह से देखिए जो बॉल है ना, बॉल उसको अगर विकेट से मारते हैं तो ये विकेट्स है ना दूर गिर जाती हैं। तो ये विकेट्स दूर क्यों गिरी, इसमें जो एनर्जी थी ना वो इसके अंदर चली जाती है, इनके अंदर। इसमें जो एनर्जी है ना उसके कारण ये दूर गिरती हैं। इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर उठाया जाता है तो सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो इस ऑब्जेक्ट में कुछ काम करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठाया और ऊपर से अगर हम नीचे फेंकेंगे या नीचे छोड़ेंगे अपने आप भी, तो ये नीचे गड्ढा कर सकता है, मतलब चोट मार सकता है। ये इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आई, हमने इसको ऊपर उठाया तो उससे इसके अंदर एनर्जी आ गई है। एंड गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, और इसमें कुछ वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। यहाँ से देखिए, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, एच तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमने फोर्स लगाया तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो गया। यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन अ रेज्ड हैमर falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood। जब हमें कोई कील गाड़नी हो, कील को गाड़ना हो हमें, तो हम हथौड़ा यहाँ से ऐसे उठाते हैं और फिर इसके ऊपर मारते हैं। हथौड़े को हम उठाते हैं और फिर इसके ऊपर मारते हैं। क्यों, देखिए ऐसे ही क्यों नहीं मारा हमने, हथौड़े को ऐसे ही क्यों नहीं मारा, यहीं क्यों नहीं मारा, हमने पहले हथौड़े को ऐसे उठाए फिर उसके ऊपर मारा। तो ये इसलिए क्योंकि हथौड़े के उठाने से ना उसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है वर्क डन की। वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व चिल्ड्रन वाइंडिंग अ टॉय
सच एज कार, देखिए जो कार होती है ना जिस जो चाबी से चलती है, चाबी से वो चाबी को घुमाता है और फिर जब छोड़ता है तो जो टॉय है ना, टॉय वो चलने लग जाता है, जो खिलौना जो है चाबी वाला खिलौना वो चलने लग जाता है, इट स्टार्ट्स मूविंग। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? ये हमारी एनर्जी जो स्प्रिंग के अंदर चली गई, क्योंकि इसमें स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ऐसे 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 ये स्प्रिंग होता है, चाबी से कनेक्ट होता है ये, तो ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है और जब चाबी वापस छूटती है, जब हम छोड़ दें चाबी को, तो ये फिर दोबारा से फैल जाता है स्प्रिंग, तो वो हमारी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है स्प्रिंग के अंदर। व्हेन अ बैलून इज फिल्ड विद एयर, जब बैलून को हवा से भरा जाता है, गुब्बारे को हवा से भरा जाता है, वी प्रेस इट वी नोटिस अ चेंज इन इट्स शेप, और फिर हम इसको प्रेस करते हैं तो इसकी शेप बदल जाती है। एज लॉन्ग एज वी प्रेस इट जेंटली, जब हम इसको आराम से प्रेस करते हैं, इट कैन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, जब हम इसको छोड़ते हैं, मतलब एक बार प्रेस करते हैं तो इसकी शेप बदल जाती है, जब इसको छोड़ते हैं तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ये ओरिजिनल शेप में आने का इसके अंदर ओरिजिनल शेप में आने की एनर्जी कहाँ से आई? हमारी एनर्जी इसके अंदर चली गई। व्हेन द फोर्स इज विड्रॉन, जब फोर्स को विड्रॉ किया गया तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। हाउएवर इफ वी प्रेस द बैलून हार्ड, अगर हम बैलून को हार्डली मतलब टाइटली अगर उसको प्रेस करेंगे तो वो फट सकता है। अब ब्लास्ट भी हो सकता है और साउंड भी उसमें से आती है। इन ऑल दीज, तो देखिए साउंड कहाँ से, ये ब्लास्ट कैसे हुआ? इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सभी एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्ट्स एक्वायर थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इन सभी एग्जाम्पल्स में जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट वो कैपेबिलिटी ऑफ वर्क मतलब काम करने की कैपेबिलिटी को गेन कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। जो इसके ऊपर काम कर रहा है ना, उसके अंदर से इनके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, इन ऑब्जेक्ट्स में कैपेबिलिटी आ जाती है, काम करने की क्षमता आ जाती है, जिससे वे काम कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। तो कैपेबिलिटी ऑफ टू डू वर्क क्या होती है? एनर्जी होती है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी पोजेस एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर वर्क करने की कैपेबिलिटी है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है। देखिए अगर कई बार क्या होता है, हमारे काम करने का मन नहीं करता, हम कहते हैं आज तो ना बहुत थकान महसूस हो रही है, काम करने की हिम्मत नहीं है, यानी काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है, आज बहुत थकान हो रही है और काम करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो थकान क्यों हो रही है भाई? थकान इसलिए हो रही है आज एनर्जी नहीं है, आज मुझ पे बिल्कुल एनर्जी नहीं है काम करने की, इसलिए काम करने का मन नहीं है। तो एनर्जी नहीं है इसलिए उसमें कैपेबिलिटी नहीं है काम करने की। तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क मतलब काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो कहाँ से आती है? एनर्जी से आती है। और कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर काम करने की क्षमता है, अगर उसमें वो काम कर सकता है, इसका मतलब उसमें एनर्जी है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉस इज एनर्जी। जो ऑब्जेक्ट काम करता है, द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लॉसेस एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। देखिए जब ऑब्जेक्ट काम करता है तो उसमें से एनर्जी लूज होती है, उसमें एनर्जी कम होती है, और जिस ऑब्जेक्ट पर काम करता है उसमें एनर्जी चली जाती है। देखो जो काम करेगा उसकी एनर्जी तो खत्म होएगी ना, उसकी एनर्जी खत्म होएगी, तो जो ऑब्जेक्ट जो भी चीज़ काम करती है उसकी एनर्जी तो खत्म होती है, और जिस पर काम करती है उसको वो एनर्जी मिल जाती है। ये याद रखना है, जो काम करती है उसकी एनर्जी कम हो जाती है और जिस पर काम किया जाता है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विद एनर्जी डू वर्क। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एनर्जी से कैसे काम करता है, कि भाई उसमें एनर्जी तो है लेकिन वो एनर्जी से कैसे काम करता है, मतलब कि एनर्जी का यूज कैसे करता है काम करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा सकता है। फोर्स तो लगाता ही है, जो काम करता है फोर्स लगाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एनर्जी है वो एक फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पर। व्हेन दिस हैपन्स, जब फोर्स लगाता है तो जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, फॉर्मर का मतलब पहले ऑब्जेक्ट से
दूसरे ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। द सेकेंड ऑब्जेक्ट में मूव एज इट रिसीव एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इससे वो मूव कर सकता है, मतलब जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसमें इस एनर्जी से डिस्प्लेसमेंट होता है या फिर मूवमेंट होती है, और एज इट रिसीव्स एनर्जी एंड देयरफॉर डू सम वर्क। जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है सेकेंड ऑब्जेक्ट को, ये मूव करता है और उससे कुछ काम होता है, उससे कुछ वर्क होता है। दस द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क। इसलिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड अ कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट कैसे वर्क कर सकता है, जिस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है वो कैसे वर्क कर सकता है, ये समझ में आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। पहले बता दिया ना कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। भाई एनर्जी से ही तो वर्क हो रहा है ना, तो जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की भी यूनिट होती है, जूल। 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। मतलब 1 जूल ऑफ एनर्जी किसके बराबर होती है, 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो होती है 1 जूल एनर्जी। एक जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो होती है 1 जूल एनर्जी। समटाइम्स लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल। कभी कभी लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलो जूल इज यूज्ड। कई बार बड़ी यूनिट्स का भी यूज होता है ना, जैसे ग्राम, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से। तो इस तरह से जूल की बड़ी यूनिट है किलो जूल, एंड 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल्स। 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल्स के बराबर होता है। अब है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए जो एनर्जी होती है ना उसकी भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी फॉर्म होती हैं उनकी। एनर्जी सिर्फ एक ही रूप में नहीं मिलती, बहुत सारे रूप होते हैं एनर्जी के भी। तो 10.2.1 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। ये हमारा अच्छा लक है कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो जो है ना बहुत तरह की फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो एनर्जी के बहुत रूप प्रोवाइड करता है, उसमें बहुत सारे एनर्जी के रूप पाए जाते हैं, कई तरह की एनर्जी पाई जाती है। द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी। इसमें जो कई तरह की फॉर्म्स है ना उसमें एक तो है मैकेनिकल एनर्जी जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़कर, मतलब दोनों को इकट्ठा किया जाए, दोनों को इकट्ठा बोला जाए तो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी, ये कुछ एनर्जी हैं ये। और भी बहुत तरह की एनर्जी होती हैं। पहला मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। कुछ और तरह की एनर्जी आप जानते हैं तो उनके नाम लिखने हैं और डिस्कस करने हैं अपने फ्रेंड्स से और टीचर्स से। तो इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में। 10.2.2 काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए एक्टिविटी 10.6 करते हैं। एक हैवी बॉल लेनी है, एक भारी गेंद लेनी है। ड्रॉप इट ऑन अ थिक बेड ऑफ सैंड। एक जो रेत बिछी हो वहाँ पर इस बॉल को नीचे गिरा देना है ऊपर से। अ वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर। मतलब अगर जैसे ये रेत बिछी हो, ये रेत हो कहीं पर, ऐसे रेत बिछा देनी है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है, मतलब गीली मिट्टी होनी चाहिए वो। फिर उसके ऊपर बॉल अगर फेंकेंगे, कोई भी भारी गेंद गिराएंगे तो फिर वो इस तरह से गड्ढा हो जाएगा उसके अंदर, ये ना, ये ऐसे सैंड है तो इस तरह से एक गड्ढा हो जाएगा उसके अंदर। फ्रॉम द हाइट ऑफ, मतलब 25 सेंटीमीटर हाइट से कम हमें फेंकनी है ऊपर से। बॉल क्रिएट्स अ डिप्रेशन मतलब इस तरह का एक गड्ढा बना देती है बॉल है ना, जो एक गड्ढा बना देती है। रिपीट दिस एक्टिविटी फ्रॉम हाइट। फिर उसको और ऊपर हाइट्स पर ले जाना है, जो बॉल है ना उसको और हाइट से गिराना है।
डबल हाइट से, फिर उसको और हाइट से, फिर उसको और हाइट से। तो फिर हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा गड्ढा किस में होगा, मतलब सबसे नज़दीक से फेंका तब होगा गड्ढा, या और ऊपर से फेंका तब होगा, या और ऊपर से फेंका तब होगा। सबसे ज़्यादा गड्ढा किस में होगा, जितनी ज़्यादा हम हाइट से फेंकेंगे उसमें होगा, या कम हाइट से फेंकेंगे तब होगा। मार्क द डिप्रेशन, मार्क द डिप्रेशन का मतलब ये इतना गड्ढा हुआ, जैसे इतना गड्ढा हुआ तो हम यहाँ से नाप लेंगे किसी डंडी से, फिर दोबारा फेंकेंगे ना तो दोबारा फिर गड्ढा होगा, तो गड्ढा ज़्यादा होगा, फिर उसको डंडी से मापेंगे, निशान लगाते रहेंगे ना कि यहाँ तक निशान आया, फिर और ज़्यादा गड्ढा होगा, और ज़्यादा गड्ढा होगा तो और निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा गड्ढा हुआ। तो हम देखते हैं कि वन ऑफ डीपेस्ट, डीपेस्ट सबसे ज़्यादा गड्ढा किस में, सबसे ज़्यादा हाइट से फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा गड्ढा होगा, और सबसे कम होगा अगर हम कम हाइट से फेंकेंगे। तो ये क्यों हुआ, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्यों हुआ ऐसा। व्हाट हैज़ कॉज्ड द बॉल टू मेक अ डीपर डेंट, और ये गड्ढा हुआ क्यों, हमने एक बॉल को ऊपर उठाया, यहाँ से छोड़ दिया, बस यहाँ से छोड़ दिया, तो फिर ये जो गड्ढा नहीं ये क्यों हुआ, डिस्कस, इसके बारे में डिस्कस करना है। एक्टिविटी 10.7 है, सेट अप द एपरेटस एज शोन इन फिगर। एपरेटस ऐसे बनाना है, प्लेस अ वुडन ब्लॉक ऑफ नॉन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली एट अ कन्वीनियंट फिक्स्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से सेटअप करना है, इस तरह से यहाँ पर एक ट्रॉली सी ले लेनी है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पत्थर लगा देना है, यहाँ पर एक ये ट्रॉली लेनी है इस तरह से, और इसको इस रस्सी से ऐसे बांध देंगे ऐसे, और इस पर कुछ वजन बांध देंगे, यहाँ पर कुछ वजन हम बांध देंगे। प्लेस अ वुडन ब्लॉक नॉन मास इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली, फिर इसके सामने ना एक लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे, जैसे यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख देंगे। प्लेस अ नॉन मास ऑन द पेन सो दैट द ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग। तो यहाँ पर है ना दूसरी तरफ एक कुछ इसमें वजन रख देंगे, तो ये ट्रॉली है ना इस तरफ मूव करना शुरू कर देगी। अब इसके बाद द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक। ट्रॉली मूव करती है, आगे मूव करती है और इसको हिट करती है, इसको इसमें और वजन रखेंगे तो और ज़्यादा हिट करेगी, और वजन रखेंगे तो और ज़्यादा करेगी। फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल ऑन इन सच अ मैनर दैट द ट्रॉली स्टॉप्स आफ्टर हिटिंग द ब्लॉक। कुछ ऐसा इसको स्टॉपर लगा देंगे इस पर कि जब ये ट्रॉली इसको हिट करे ब्लॉक को तो वहीं पर रुक जाए। द ब्लॉक गेट्स डिस्प्लेस्ड, तो ब्लॉक जो है ना जैसे इसको ये हिट करेगी तो ये ब्लॉक इधर की तरफ सरक जाएगा। नोट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक कितना सरका, यहाँ से कितना सरका इसको नोट करना है। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज गेन्ड एनर्जी। तो इसका मतलब देखिए ये जो ब्लॉक है ना क्यों सरका ये ब्लॉक। दिस मीन्स वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर वर्क किया किसने, ट्रॉली ने किया, बाय द ट्रॉली एज द ब्लॉक हैज गेन्ड एनर्जी। तो ब्लॉक में एनर्जी आ जाती है, जब ट्रॉली इसके ऊपर वर्क करती है तो ब्लॉक में एनर्जी आ जाती है और इससे फिर वो आगे सरक जाता है। फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम, इस ये जो एनर्जी कहाँ से आई, ये एनर्जी ट्रॉली की जो एनर्जी थी ना वो इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास और द पेन। ये जो है ना इस तरफ हमने इसमें वजन लटका रखा है तो इसके अंदर और थोड़ा सा ज़्यादा वजन लगा देंगे। इन विच केस इज द डिस्प्लेसमेंट मोर, ज़्यादा वजन रखेंगे ये ब्लॉक है और ज़्यादा सरकेगा। इन विच केस इज द वर्क डन मोर, वर्क डन कब ज़्यादा हुआ, जब ज़्यादा वजन यहाँ पर हमने लटका दिया। इन दिस एक्टिविटी द मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैंस इट पोजेस एनर्जी। जो मूविंग ट्रॉली है ना जो वो वर्क कर रही है और ये एनर्जी पोजेस करती है, मतलब इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर वजन बढ़ाएंगे तो ये इस तरफ सरकेगी, या ज़्यादा वजन बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सरकेगी, और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सरकेगी। जैसे ये इसको हिट करेगी ये इससे यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि इसने इसको एनर्जी दे दी है। यहाँ पर ये जो है ना ये सबसे पहले ये इसकी एनर्जी तो इसके अंदर आ गई और ये इसको हिट करती है, इसकी एनर्जी फिर इसके अंदर आ जाती है। मतलब ये सेम है ब्लॉक, ये टक्कर मारने के बाद यहाँ पर दिखा रखा है कि टक्कर मारने के बाद यहाँ पर चला जाता है। इससे इसके अंदर एनर्जी आ जाती है और इससे इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। इन दिस एक्टिविटी मूविंग ट्रॉली डज वर्क एंड हैंस इट पोजेस एनर्जी। मूविंग एनर्जी जो है वो वर्क करती है, यानी इसके अंदर एनर्जी थी तभी तो इसने वर्क किया। आ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है ना वो काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। एन ऑब्जेक्ट
An object moving faster can do more work than an identical object moving relative slow. कोई भी ऑब्जेक्ट जो फास्ट चल रहा है, फास्ट चलता है, वो ज़्यादा वर्क कर सकता है उस ऑब्जेक्ट से। सेम ऑब्जेक्ट अगर धीरे चलेगा और सेम ऑब्जेक्ट अगर फास्ट चलेगा तो जो फास्ट ऑब्जेक्ट है ना वो ज़्यादा काम कर सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है और एक वैसा ही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है तो जो तेज चलने वाला ऑब्जेक्ट है ना वो ज़्यादा वर्क करेगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव स्लो। अब मूविंग बुलेट, देखिए एक गोली जो है ना, गोली मारते हैं। ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा। रोटेटिंग व्हील, जो व्हील चलता है ऐसे, पंखा घूमता है। अ स्पीडिंग स्टोन, तेजी से आता हुआ पत्थर। कैन डू वर्क, ये वर्क कर सकते हैं। हाउ डज अ बुलेट pierce द टारगेट, टारगेट को वो कैसे भेद सकता है। किसी भी चीज़ को पर निशान लगाते हैं तो उसको फिर वो कैसे भेद सकता है, बिल्कुल सही से कैसे उस पर लग जाती है। हाउ डज द विंड मूव द ब्लेड्स ऑफ विंड में, जो विंड है ना, हवा जो पवन चक्की होती है उसकी ब्लेडों को कैसे वो घुमाती है। ऑब्जेक्ट्स इन मोशन पोजेस एनर्जी, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स मोशन में होते हैं उनके अंदर एनर्जी होती है। जो भी ऑब्जेक्ट घूमते हैं उनमें एनर्जी होती है, इसलिए फिर ये सब कुछ होता है। यहाँ पर जो बुलेट है, वो किसी आदमी को मार देती है। जो हवा है ना, हवा वो मोमेंट में होती है। ब्लोइंग वाइंड होती है ना, जो वो है विंड मिल की ब्लेड्स को रोटेट करती है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मोशन होता है उसमें एनर्जी होती है। वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो इस एनर्जी को, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उसमें एनर्जी होती है तो इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, याद रखना है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट्स में मोशन के कारण एनर्जी होती है। वो एनर्जी कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के भी लिखते हैं, शॉर्टकट में काइनेटिक एनर्जी को के भी लिखते हैं। अ फॉलिंग कोकोनट, ऊपर से नारियल जब गिरता है। स्पीडिंग कार, स्पीड में चलती हुई कार। रोलिंग स्टोन, एक स्टोन जो है रोल करता हुआ स्टोन आता है घूमता हुआ। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट होता है। फ्लोइंग वाटर, पानी जो चलता है, बहता हुआ पानी। ब्लोइंग विंड, बहती हुई हवा। रनिंग एथलीट, एथलीट मतलब जो दौड़ता है ना, दौड़ता हुआ एथलीट। पोजेस काइनेटिक एनर्जी, इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि ये सभी चल रहे हैं, इनमें मोशन है। इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, तो यहाँ से डेफिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ये है डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है ये। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड, अगर स्पीड बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, और मोशन के कारण कितनी एनर्जी होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के कारण कितनी एनर्जी होती है, कितनी क्वांटिटी होती है एनर्जी की मोशन के कारण। बाय डेफिनेशन वी से दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। कि देखिए कितनी एनर्जी होती है, मोशन के कारण कितनी एनर्जी होती है। तो बाय द डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से कोई भी बॉडी अगर मूव करती है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इक्वल टू वर्क डन ऑन इट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना वर्क किया जाता है ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉडी सर्टेन वेलोसिटी से मूव करती है, कोई भी बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो इस वेलोसिटी तक मूव करने में उसने कितना वर्क किया, मतलब ये वेलोसिटी एक्वायर करने में उसने कितना वर्क किया, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट टू मेक इट एक्वायर
अ सर्टेन वेलोसिटी। ये होती है काइनेटिक एनर्जी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है किसी सर्टेन वेलोसिटी से तो इस वेलोसिटी को एक्वायर करने में कितना वर्क किया उसने, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। Let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation। काइनेटिक एनर्जी को एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब हम कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें मास m है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास m है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है u। यू होती है इनिशियल वेलोसिटी। शुरू में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी वो उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार चलती है तो शुरू में वेलोसिटी 0 थी, u इज इक्वल टू 0, फिर वो स्पीड पकड़ती है और ज़्यादा स्पीड हो जाती है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये होगी v फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, मतलब यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक जाती है तो ये डिस्टेंस s हो गया। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f एक्ट्स ऑन इट, जब इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तभी तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास साइकिल है, साइकिल को यहाँ से चलाते हैं, पैडल मारते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं ना उसके ऊपर, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम इक्वेशन 10.1 द वर्क डन w इज इक्वल टू एफ एस। इक्वेशन 10.1 कहाँ है? इक्वेशन 10.1 थी ये, w इज इक्वल टू एफ एस थी ना, w इज इक्वल टू एफ एस। द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल कॉज ए चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो वर्क डन, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब वर्क किया जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है ना। कैसे? मान लीजिए साइकिल है, साइकिल को चला रहे हैं हम, तो जब उसके ऊपर फोर्स लगाया जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, वेलोसिटी जो है ना बढ़ जाती है, तो चेंज इन वेलोसिटी होती है, चेंज इन वेलोसिटी। लेट्स इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v, u से v हो जाती है उसकी वेलोसिटी। पहले u थी इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल होगी v। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी जब चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन भी आता है, एक्सेलरेशन भी तो आता है उसमें। लेट एक्सेलरेशन ए भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मान लीजिए ए है एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन ए है। जब वेलोसिटी चेंज होती, ध्यान रखना है वेलोसिटी चेंज होती तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेट ए बी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, तो यहाँ पर हमने क्या क्या लिया है? डब्ल्यू लिया है, एफ एस यू और वी और ए ये लिया। वी स्टडीड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है ना। The relation connecting the initial velocity and final velocity of an object moving with uniform acceleration। कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जिसकी ये है, फाइनल वेलोसिटी जिसकी ये है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव करता है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है और उसका डिस्प्लेसमेंट s है। तो फिर ये वाली जो है इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन इनके बीच में रिलेशन बताती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है और डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ये इक्वेशन बनेगी। दिस गिव्स, अब यहाँ से s निकाल लेते हैं हम, यहाँ से s निकालते, s निकाल लेते तो ये उधर चला जाएगा ना इनके नीचे, यहाँ पर 2a, तो ये आ गया, ये s इज इक्वल टू ये आ गया। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम सेक्शन 9.4 हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू एम ए, ये मैंने पहले बताया था ना, f इज इक्वल टू एम ए। बस यूजिंग इक्वेशन 10.2, ये है इक्वेशन 10.2, ये वाली इक्वेशन 10.2, f इज इक्वल टू एम ए है इन इक्वेशन 10.1, यूजिंग इक्वेशन 10.2 इन इक्वेशन 10.1। इक्वेशन 10.2 को इक्वेशन 10.1 में रख देंगे। यहाँ पर है ये इक्वेशन 10.1, f इंटू एस, तो f जो है, f क्या है, f इज इक्वल टू एम ए है, f इज इक्वल टू एम ए, तो w इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू एस। तो यहाँ पर w इज इक्वल टू, देखिए w इज इक्वल टू f इंटू एस होता है, f इंटू एस, और f जो है f वो क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं
देखिए W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, और F क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। F की जगह एम ए लिख देंगे और S की जगह यहाँ पर S लिख देंगे, तो एम ए लिख दिया, और S जो है ना S की जगह यहाँ से यहाँ पर, मतलब S की जगह ये लिख देंगे यहाँ पर। तो ये S यहाँ है, तो इसकी जगह देखिए यहाँ पर ये लिख दिया है। अब ये आ गया, ये W इज इक्वल टू एम ए इंटू ये आ गया। अब यहाँ से इससे कट गया है ये, तो 1/2 तो ये है, ये 1/2 है, मतलब ये 2 नीचे रह गया, और m ये आ गए यहाँ पर, और ये दोनों यहाँ पर आ गए। ये हो गया W इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस u²। इफ ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजिशन, मान लीजिए कोई गाड़ी रुकी हुई है शुरू में रुकी हुई है, और जीरो वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशन, अगर रुकी हुई है, कोई भी चीज़ है रुकी हुई है फिर चलती है वो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो लिख देंगे ना, ये जीरो लिख देंगे। जब यहाँ पर जीरो लिख देंगे तो यही बचेगी बस फाइनल वेलोसिटी। तो ये आ गया वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv²। इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये वर्क डन जो है यहाँ पर नोट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज क्लियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इफ u इज इक्वल टू जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वर्क डन जो है वो हाफ mv² होगा, और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो वर्क डन जो है ना ये होगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे या फाइनल की रखेंगे या मास ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे और वर्क डन निकाल देंगे। तो दस द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इज। तो काइनेटिक एनर्जी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ये होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी को KEB लिख देते हैं, और E है ना, E जो है EKB लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं। तो ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव करती है। तो ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास ये है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 इंटू m और इंटू ये 4 इंटू 4, तो ये इससे काट देंगे, यहाँ पर 2, 120 आ जाएगी, 120 जूल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट होती है जूल होती है। यहाँ पर ये है इसका सॉल्यूशन। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी, यहाँ पर ये निकाल देंगे ऐसे, तो ये आ गया 120 जूल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट 120 जूल। अब ये एग्जाम्पल है 10.4। व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से कोई भी कार चल रही है और उसको इंक्रीज करना हो इतना, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितना उसके ऊपर काम करना पड़ेगा जिससे उसकी वेलोसिटी जो है ना 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए, और कार का वजन जो है ना इतना है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ये है और v इज इक्वल टू ये है। u तो ये हो गया ना, और v हो गया ये। तो यहाँ से मास ऑफ कार ये है, u ये है, और v जो है v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ये है। अब यहाँ से निकाल देंगे। यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, ये ध्यान रखना है, ये वेलोसिटी है जो ये आवर में है, यहाँ पर आवर में है यहाँ पर, तो इसको सेकंड बनाएंगे, पर सेकंड। यहाँ पर ये मीटर है, मीटर, और ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसके मीटर बना देंगे, इसमें कितने मीटर होते हैं तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सेकंड बना देंगे। यहाँ पर ये आ गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u जो है ना ये आ गई मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर
पर सेकेंड बनाएंगे तो ये आ जाएगी। देयरफॉर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये निकाल लेंगे। इन दोनों को फिर माइनस कर देंगे, इनमें जो चेंज आएगा वो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क डन। दस वर्क डन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब है क्वेश्चंस, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी एक्सप्रेशन लिखनी है काइनेटिक एनर्जी के लिए तो ये 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास इतना है और वेलोसिटी इतनी से इतनी हो जाती है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ये है, मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी इतनी है और जो काइनेटिक एनर्जी ने वो इतनी दे रखी है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल, जब वेलोसिटी डबल हो जाए, वेलोसिटी मतलब 10 हो जाए, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमें ये लेनी है और फाइनल वेलोसिटी ये लेनी है v, और व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स, जब इसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाए तब कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो फिर यही फॉर्मूला, पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी जो वेलोसिटी इतनी थी, तो पहले वेलोसिटी थी 5 और फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर निकालना है वेलोसिटी अगर उसकी डबल हो जाए फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालनी अगर 3 टाइम्स हो जाए, मतलब 5 × 3 15 हो जाए तब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। यहाँ से मास निकाल लेंगे, मास ये आ जाएगा 25 = ½ mv²। तो यहाँ से ½ m निकाल लेंगे, v² मतलब 5 × 5 ये निकालेंगे तो 5 × 5 इससे कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, m = 2 आ जाएगा, m = 2। v यहाँ पर v है 5 v = 5 है और काइनेटिक एनर्जी E = 25 है। अब इसमें मास निकल जाएगा तो E कितनी होती है, ½ mv²। तो यहाँ आ जाएगा 25 = ½ m हमें पता नहीं है, v क्या है ये 5 × 5, तो 5 और 5 को यहाँ से हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5 × 5 को यहाँ से अगर यहाँ से हम मिटाते हैं और यहाँ पर ले जाते हैं 25 आ जाएगा, तो इससे ये कट गया और m = आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 भी उधर जाएगा ना 2, तो m = 2 आ गया। अब अगर इसकी वेलोसिटी डबल की जाए तो फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये आ जाएगा ½ m है 2, वेलोसिटी डबल मतलब 10, तो यहाँ से ये इससे कट गया, ये आ जाएगा इतना। इसके बाद अगर ट्रिपल कर दी जाए तो ½ मास 2 और 15 × 15, तो ये इससे कट जाएगा 15 2। तो इस तरह से हम ये निकाल देंगे। मैंने ये करके दिखा दिया, आप इसको साफ साफ निकाल देना। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखिए काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। 10.2.3 पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, तो जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक्टिविटी 10.8 से हम समझेंगे। एक रबर बैंड लेंगे, इसका एक वन एंड होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे और खींचेंगे उसको, तो बैंड स्ट्रेच हो जाता है। फिर उसको छोड़ेंगे ना, तो फिर वो दोबारा से सिकुड़ जाता है। द बैंड विल टेंड टू रिगेन इट्स, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है वो। ओबियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी ऑन इट्स स्ट्रेच, तो वो वापस कैसे आ जाता है, उसमें कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है। तो जब हमने इसको खींचा तो इसकी शेप ऐसे हो गई, जब इसको छोड़ा फिर दोबारा से ये ऐसे हो गया, क्योंकि इसको खींचा ना तब इसके अंदर तो एनर्जी आ गई। हाउ डिड इट एक्वायर एनर्जी व्हेन इट स्ट्रेच, इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ गई, हमारी एनर्जी इसके अंदर आ गई। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं तो हमारी एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन कर लेता है। एक्टिविटी 10.9 है। एक स्लिंग की लेंगे, स्लिंग की होती है ना वो जो स्प्रिंग होती है वो लेंगे। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन, इसका वन एंड पकड़ेंगे और दूसरे से खींचेंगे तो ये खुला हो जाता है, ऐसे खुला हो जाता है, इसकी जो लेंथ ना बढ़ जाती है। नव यू रिलीज, फिर उसको छोड़ेंगे तो फिर पहले जैसा हो जाता है। देखिए ये स्लिंग की है स्प्रिंग जो होती है, फिर ये पहले जैसा हो जाता है। तो इसमें पहले जैसे होने की एनर्जी कहाँ से आई, अपने आप ही तो होता है, हम थोड़ी करते हैं इसको। तो ये जो एनर्जी जो है ना ये हमारे अंदर से आ जाती है, ये एनर्जी एक्वायर कर लेता है
जब इसको छोड़ा जाता है। उसके बाद 10.10 में एक टॉय कार, चाबी वाली कार है, उसमें चाबी भरते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं तो कार जो है ना वो चलने लग जाती है। तो उस कार के अंदर एनर्जी कहाँ से आई? तो जो वो है ना स्प्रिंग, जो इसकी स्प्रिंग जो है ना वो ऐसे 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 हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है स्प्रिंग, और जब चाबी को छोड़ा जाता है तो फिर ये खुल जाती है दोबारा से। हाउ कैन यू टेस्ट दिस? ये आप इसको, डज द एनर्जी एक्वायर्ड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ विनिंग्स, मतलब जैसे ये एनर्जी कहाँ से आई, हमने इसको एनर्जी दी चाबी को और उस स्प्रिंग के अंदर चली गई, तो क्या ये जो है ना ये जो इसकी ये घेरे जो होते हैं इनके ऊपर डिपेंड करती है, ये जो एनर्जी इनके ऊपर डिपेंड करती है? हाँ, इनके ऊपर डिपेंड करती है। आप इसको कैसे टेस्ट करेंगे? हाँ, जितने घेरे होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी इसमें, जितने घेरे होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें होगी। हाउ कैन यू टेस्ट दिस? आप इसको टेस्ट कैसे करेंगे? हम इसको एक एक्टिविटी से टेस्ट करेंगे। हम इसको टेस्ट करेंगे, देखिए जैसे एक तो इतना लंबा स्प्रिंग ले लेंगे, इतना एक लेंगे छोटा सा, अगर इसको हम कंप्रेस करेंगे तो हमें इस पर ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और छोटा स्प्रिंग लेंगे बस इतना सा, तो इसको कंप्रेस करेंगे तो थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जब इसको छोड़ेंगे तो ये अपनी वापस पोजीशन में आएगा, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, और इसमें होगा ज़्यादा, इसमें वर्क डन ज़्यादा होगा, इसमें एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब। तो इस तरह से हम इसको टेस्ट कर लेंगे। अब है एक्टिविटी 10.11, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पर उठाएंगे, द ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क। अब ऑब्जेक्ट जो है ना वर्क कर सकता है बताया था को किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट पर उठाएंगे तो वो एनर्जी गेन कर लेता है और वो वर्क कर सकता है। इट बिगिंस टू फॉल व्हेन रिलीज, और जब इसको छोड़ दिया जाता है तो ये अपने आप ही नीचे गिरना शुरू कर देता है, अपने आप ही नीचे गिरता है। दिस इम्प्लाइज दैट इट एक्वायर्ड सम एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि इसने कुछ एनर्जी एक्वायर कर ली है, इसको कुछ एनर्जी मिल गई है। इफ़ रेज टू अ ग्रेटर हाइट इट कैन डू मोर वर्क। अगर इसको और ऊपर उठाया जाए तो ये और ज़्यादा वर्क कर सकता है, इसका मतलब इसके अंदर और एनर्जी आ जाती है। जब इसको और ऊपर उठाया जाता है तो इसके अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, इसका मतलब वो और भी ज़्यादा वर्क कर सकता है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है इसको? ये एनर्जी जो है कहाँ से मिलती है? ये जब हम ऊपर उठाते हैं तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है ना इस सिस्टम से इसको मिल जाती है, मतलब हम इसके ऊपर काम करें तो हमसे ये एनर्जी इसको मिल जाती है। इन अबाउ सिचुएशन, ऊपर की जो सिचुएशन है, द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। बताया था ना जब ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। जब ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये और जो ये एनर्जी है ना ये इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी जो है इसके अंदर स्टोर हो जाती है एज ए पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये इसके अंदर स्टोर हो जाती है। अगर इसका यूज नहीं करें, इफ इट इज नॉट यूज टू कॉज अ चेंज इन इट्स वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट तक उठाया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। अगर उस एनर्जी को कहीं पर यूज नहीं किया जाए तो वो उसके अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी रहती है, स्टोर रहती है। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर। हमारे अंदर से रबर बैंड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी। द एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यू डू वर्क वाइल वाइंडिंग द की ऑफ द टॉय कार। जब हम चाबी भरते हैं टॉय कार में तो हम वर्क करते हैं। द एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द स्प्रिंग इनसाइड इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उसके अंदर स्टोर हो जाती है, द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी possessed by the object is the energy present in it by virtue of its position और configuration। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसको याद करना अच्छी तरह से, ये इसकी डेफिनेशन है। अब है एक्टिविटी 10.12। तो ये है टेक अ बैम्बू स्टिक
एक जो बांस होते हैं ना, बांस, उसकी स्टिक लेनी है एंड मेक अ बो, और इस तरह से उसको इस तरह से बना लेना है, ऐसे ऐसे। बांस की जो डंडी होती है ना वो टूटती नहीं है अगर इसको ऐसा मोड़ा जाता है, तो इसको बना लेना है। अब इसके ऊपर एक एरो रखनी है, ये इस तरह से, और इस पर एक स्ट्रिंग बांध कर इसको खींचना है, इसको खींचना है और खींचना है इसको। नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग, और उसको फिर छोड़ देना है। नोटिस द एरो, एरो फिर मतलब आगे जाएगी। देखो ऐसे बांस की एक डंडी लेनी है, उसके ऊपर एक धागा बांध देना है या एक रस्सी, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा धागा बांधना है यहाँ पर, और इसको फिर एक यहाँ पर रखेंगे एक डंडी ऐसे ऐसे, और इसको फिर खींचेंगे पीछे की तरफ, इस तरह ऐसे खींचेंगे, खींच कर फिर इसको छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो ये आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो, नोटिस द चेंज इन शेप ऑफ द बो, ये चेंज होती है। फिर ये जब छोड़ते हैं ना तो फिर ये अपनी पहले जैसी पोजीशन में आ जाती है। ये जो डंडी है ना पहले जैसी पोजीशन में आ जाती है जो हमने मोड़ी थी वो। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो, पोटेंशियल एनर्जी जो है बो के अंदर स्टोर हो गई थी ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स शेप, दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। तो ये एरो आगे क्यों भागती है? तो देखिए हमने उसकी जो ना पोजीशन चेंज की थी, ऐसे ऐसे उसको ऐसे मोड़ दिया था, और जब इसको छोड़ा था तो ये अपनी पहले जैसी पोजीशन में ऐसे आ जाती। तो जो ये ना, ये जो शेप है, ये शेप के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, और जब इसको छोड़ा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई थी। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू चेंज ऑफ शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ा था ना हमने, यहाँ पर कि द एनर्जी गेट्स स्टोर्ड ड्यू टू द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ट्रांसफर्ड to an object is stored as potential energy if it is not used to cause a change in velocity or speed of the object। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए या फिर वेलोसिटी चेंज करने के लिए अगर इस एनर्जी को यूज नहीं किया जाता है तो वो एनर्जी इसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। या तो इसको यूज कर लो किसी और चीज़ को चलाने में या फिर वेलोसिटी बढ़ाने में या स्पीड बढ़ाने में, नहीं तो ये इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होकर रह जाएगी इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज किया है। देखिए ये हमारे पास धनुष है और इस पर ये स्ट्रिंग लगा दी। अब इसको खींचा, देख पहले ऐसे थी ना, ये ऐसे, अब इसको खींचा है, मतलब इसकी पोजीशन ये थी, इससे इसमें चेंज कर दी, यहाँ तक बढ़ाई तो इसके अंदर आ गई है एनर्जी, और इस पोजीशन के कारण इसके अंदर एनर्जी आ गई है क्योंकि पोजीशन इसकी चेंज हुई है। और इसको जब छोड़ा तो जो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, यहाँ से यहाँ तक वापस आने में, देखिए पहले इसकी पोजीशन शुरू में थी ऐसी ऐसी, इसको खींचा पीछे तो इसकी पोजीशन अब ये हो गई, ये वाली। अब इसको छोड़ेंगे तो ये वापस पहले जैसी पोजीशन में आएगी। तो पहले जैसी पोजीशन में ये आई है तो इस तीर को फिर ये एनर्जी मिली है, तो ये तीर है ना आगे भाग जाता है। तो ये एनर्जी कहाँ से मिली? ये इसके कारण मिली। पहले ये इसको इस तरफ लाया गया, फिर इसके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर इसको छोड़ा गया तो ये जो एनर्जी है ना ये इस तीर के अंदर चली जाती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई तभी तो ये मोशन में आ गई, तीर जो है। तो ये यहाँ से इसमें चेंज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आ गई, और फिर इसको छोड़ा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आई थी ना वो इसके अंदर चली गई, इसके अंदर, और फिर ये तीर आगे चला जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, तो फिर ये तीर है ना जो आगे चला गया। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो ड्यू टू द चेंज इन शेप इज दस यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। अब यहाँ पर है 10.2.4 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। किसी भी हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? किसी भी हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू अ हाइट। तो पहले भी हमने पढ़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम हाइट पर ले जाते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर हाइट पर ले जाया जाता है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होती है? क्योंकि
हम जो ग्रेविटी होती है ना उसके अपोजिट में काम करते हैं, उसके अगेंस्ट काम करते हैं। दिस इज बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट, इसके ऊपर वर्क किया जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज्ड, जब इसको उठाया जाता है तो वर्क किया जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती है और हम इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ उठाते हैं। ग्रेविटी का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर रखा है, इसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है ना, और इसको फिर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी ले जाते हैं ऊपर, मतलब विरोध। ग्रेविटी इस तरफ खींचती है, हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो फिर हमें काम करना पड़ता है, जो हम काम करते हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। द एनर्जी प्रेजेंट इन सच एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर जो फिर एनर्जी आती है इसके अंदर वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर आती है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन फिर क्या देंगे? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबाउ द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाने में और किसी पॉइंट पर ले जाने में जितना वर्क किया गया है वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबाउट द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से किसी पॉइंट पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है, यहाँ से उठाया है यहाँ तक इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड से इसको ऊपर की तरफ उठाया तो जितना वर्क किया गया है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इट इज ईजी टू अराइव एट एन एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट। अब ये है एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h। ये जो मैं हाईलाइट करती हूँ इनको नोट कर लेना अच्छी तरह से। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसमें मास m है, लेट इट बी रेज थ्रू हाइट h, और इसको हाइट h तक उठाते हैं। मास m है और हाइट h है फ्रॉम द ग्राउंड। अब फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू दिस, और इसको उठाने में फिर एक फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको उठाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, लेकिन हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो जो फोर्स इज इक्वल टू mg होगा। देखिए फोर्स जो होता है ना, फोर्स वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ना यहाँ पर एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, ग्रेविटी के बराबर, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर रखा है, यहाँ पर रखा है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो इसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है ना, तो ये अर्थ पर क्यों है? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है ग्रेविटी के कारण। अब इसको अगर हम ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे की तरफ खींचा जाएगा। अब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो इतना, मास जो है इसका इतना, इनटू में एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, तो F इज इक्वल टू mg होता है। तो यहाँ पर द मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? mg के बराबर। दो ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू, और जितना हम वर्क करेंगे वो फिर ये ऑब्जेक्ट है ना ये गेन कर लेगा, इतनी एनर्जी फिर ये गेन कर लेगा। जितना हम वर्क करेंगे, जितनी हम एनर्जी इसके ऊपर लगा रहे हैं वो एनर्जी फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये गेन कर लेता है। द ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। लेट द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी बी। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है? ma, और यहाँ पर जो a है ना वो है ग्रेविटी के बराबर, तो ये mg लिख देंगे हम यहाँ पर। तो F इज इक्वल टू mg और इंटू h। हाइट जो है यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर उठाया
तो ये h हो गया ना ये। तो अब ये टोटल जो वर्क है ना, वर्क वो कितना हो गया, mgh हो गया। सिंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू mgh, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन कितना हुआ, mgh के बराबर। एन एनर्जी इक्वल टू mgh यूनिट्स इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इतनी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट है ना वो गेन कर लेता है। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ई के, ये थी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ये है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज। देखिए पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पर डिपेंड करती है। हाइट पर आप ग्राउंड लेवल लेते हो या फिर जीरो लेवल लेते हो, ये आप जो चूज करते हो उस पर जो इसकी हाइट है ना, ये है ग्राउंड से जितनी हाइट लेते हो उस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पोजीशन कैन हैव अ सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वन लेवल एंड डिफरेंट वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेवल। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पर है, यहाँ पर, यहाँ से हम उठाते हैं हाइट h पर यहाँ तक, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टेबल के ऊपर रखा है, ये टेबल है, इसके ऊपर अगर रखा है, यहाँ से h तक उठाते हैं, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि हाइट अलग अलग है, यहाँ पर हाइट अलग अलग है। पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी क्योंकि वो डिपेंड करती है लेवल पर, लेवल से कितनी हाइट है। तो यहाँ ग्राउंड लेवल से हाइट है, यहाँ टेबल से हाइट है इसकी। It is useful to note that the work done by the gravity depends on the difference in vertical heights of the initial and final position of the object and not the path along which the object is moved। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो लेते हैं हम। वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट वो तो आपने सीख रखा होगा। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, मतलब कोई भी गाड़ी यहाँ से चलती है, यहाँ से घूम घाम कर यहाँ से आई है और यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर। अब इसके बीच में मतलब यहाँ से अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो ये सब नापना पड़ेगा, ये सारा ऐसे नापना पड़ेगा। और ये जो पाथ लेंथ है ना, ये पाथ लेंथ ये होगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ और यहाँ के बीच में, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट जो लेंथ होती है, स्ट्रेट लेंथ वो होती है डिस्प्लेसमेंट। और जो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस होता है वर्क डन इज इक्वल टू। तो एस होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने उठाए, यहाँ पर है कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने सीधा उठा लिया ऐसे, तो ये h होगी h। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस h हो गया। अब यही ऑब्जेक्ट अगर हम सीढ़ियों से लेकर जाते, ये तो हम लिफ्ट से लेकर गए, अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम सीढ़ियों से लेकर जाते यहाँ से ऐसे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से ऐसे लेकर जाते, तो ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, वही आता ना h। तो देखिए जो वर्क डन है ना, वर्क डन जब हम निकालते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, इट इज यूजफुल टू नोट दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्चुअल हाइट। ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जो बीच की हाइट है ना, उस पर डिपेंड करता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये इस पर बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन से पाथ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलकर आया है, कौन से रास्ते से चलकर आया है। इट इज यूजफुल टू नोट दैट वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्टिकल हाइट्स ये होती है ऐसे, ये वर्टिकल मतलब देखिए, हॉरिजॉन्टल तो ये होती है ऐसे इस टाइप से, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट इधर सर का हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वर्टिकल होता है ऊपर की तरफ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था ऊपर गया तो ये वर्टिकल हाइट हुई। तो ये है कि जो
वर्क डन है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव हुआ है। किसी भी चीज को हम चाहे लिफ्ट से लेकर जाएं, चाहे सीढ़ियों से लेकर जाएं, जो हाइट है ना, हाइट या डिस्प्लेसमेंट हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट लेंथ है ना वो निकालनी पड़ेगी। हमें ये नहीं कि सीढ़ियों से लेकर गया ऐसे 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 तो हम ये पूरी लेंथ लेंगे ये डिस्प्लेसमेंट की जगह, ऐसे नहीं। तो जो वर्क डन है ना वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो वर्टिकल हाइट है। वर्टिकल मतलब स्ट्रेट बिल्कुल, ऐसे नहीं ये यहाँ से ऐसे नहीं। मान लीजिए इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, मतलब हम इस चीज़ को उठाकर ऐसे ऐसे यहाँ पर ले गए तो वर्टिकल हाइट का मतलब बिल्कुल सीधी, जो इस ग्राउंड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता हो यहाँ पर, ऐसे नहीं है यहाँ से यहाँ तक की सीधी लाइन ले ली, ऐसे नहीं, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे हम वर्टिकल हाइट। नॉट ऑन द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड, ध्यान रखना ये। फिगर 10.8 shows the case where the block is raised from position A to B by taking two different paths. Let the height AB h. In both the situations the work done is equal to mgh। ये मैंने एग्जांपल दिया है ऐसा ही। यहाँ पर देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उठाया और लिफ्ट से ले गए बिल्कुल सीधे सीधे। लिफ्ट को टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी चलती, सीधी चलती है। तो यहाँ से हाइट आई ये, मतलब यहाँ से और इसकी हाइट अगर लेते हैं तो एच आती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है पहले यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ से टेढ़े मेढ़े लेकर गए, तो हम इसके बीच में स्ट्रेट वर्टिकल हाइट लेंगे बिल्कुल सीधी। ये जो हाइट है ना ये लेंगे हम इसके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट। ऐसे नहीं लेंगे ये नाप लो, ये नाप लो, ये नाप लो, ये नाप लो, ऐसे नहीं लेंगे। तो वर्टिकल हाइट लेंगे हम इनके बीच में। तो जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो दोनों सिचुएशन में जो वर्क डन है ना वो mgh आएगा। यहाँ पर है एग्जाम्पल 10.5 फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट मास। मास इतना है और हाइट इतनी है। अब गिवन दैट g इतना दे रखा है तो इसमें एनर्जी ज्ञात करनी है, तो एनर्जी mgh होती है, तो mgh ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मास उसका इतना है और कुछ हाइट पर उसको उठाया जाता है और पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। फाइंड द हाइट निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, m दे रखा है और g दे रखी है। तो यहाँ पर ये दे रखा है, इनमें से ये भी दे रखा है, m भी दे रखा है, g भी दे रखी है, और क्या निकालनी, h निकालनी है। h निकाल देंगे ना, मैथमेटिकल है ये। तो अब ये है 10.2.5 आर वेरियस एनर्जी फॉर्म्स इंटर कन्वर्टिबल। जो हमने एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ी हैं या नहीं भी पढ़ी हैं, तो जो एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं क्या वे सभी इंटर कन्वर्टिबल होती है, क्या वो एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो कन्वर्ट की जा सकती हैं, ये हम पढ़ेंगे। कैन वी कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, क्या हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एनर्जी को एक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ है एक्टिविटी 10.13 सिट इन स्मॉल ग्रुप्स। कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में हमें बैठ जाना है। डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन नेचर, कि एनर्जी को कैसे एक वे से दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको डिस्कस करना है। डिस्कस फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हाउ डू ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ग्रीन प्लांट्स है ना वो फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी को वो लेते हैं, सोलर एनर्जी को लेते हैं ना वहाँ पर। वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, सन से लेते हैं। वाई डू द एयर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो एयर है वो क्यों मूव करती है। हाउ आर फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म्ड, कोल और पेट्रोलियम कैसे बने हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन सस्टेन द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल जो होती है उसमें कौन सी तरह की एनर्जी जो है वो यूज होती है, कौन सी तरह की एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चंस जो है ना उनके आंसर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। 10.14 एक्टिविटी पढ़ते हैं। मैनी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज
एंड गैजेट्स वी यूज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज और गैजेट्स जो हम यूज करते हैं उसमें एनर्जी जो है ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनानी है। जैसे मान लीजिए पंखा चलाते हैं हम, पंखा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है ना, जैसे मशीनें चलती हैं बिजली से तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम अगर साइकिल चलाते हैं तो जो मस्कुलर एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती हैं। आइडेंटिफाई इन ईच एक्टिविटी गैजेट्स द काइंड ऑफ एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक प्लेस, और उसमें किस तरह की एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है ये आपको लिखना है। कुछ लिस्ट बनानी है एक्टिविटीज़ की और उनको आपको वो लिखना है। और कोई भी एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। 10.2.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।